हाय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बिलियन के अंतर्गत हम मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन का अध्ययन करेंगे। इसके पीछे हमने नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी के आगे हम मोल प्रभाज के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास पुनः स्टार्ट हो रहा है, तो आइए जानते हैं कि मोल प्रभाज होता है क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना। देखेंगे बिलियन के, आप जानते हैं कि बिलियन, थोड़ा हम बिलियन के बारे में एक बार पुनः आपको बता देते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी बिलियन होगा, उस बिलियन को बनाने में दो कंपोनेंट भाग लेते हैं। एक होता है विलेय, जिसकी मात्रा कम होती है, और दूसरा होता है विलायक, जिसकी मात्रा अधिक होती है। आप जानते हैं जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे विलेय कहेंगे, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। और जब दोनों को एक दूसरे में विलीन किया जाता है तो प्राप्त होता है बिलियन। क्या प्राप्त होगा? बिलियन। तो हमने बताया बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ, लेकिन इस बिलियन के चैप्टर में हमको दो ही पदार्थों के समांगी मिश्रण के बिलियन का अध्ययन करना है। ठीक है ना। तो बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। बिलियन को बनाने में दो कंपोनेंट भाग लेते हैं, एक विलेय और एक विलायक। हम ऐसे बिलियन का अध्ययन करेंगे जिसमें सिर्फ कितने कंपोनेंट भाग लेंगे? दो। जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे विलेय कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। जब दोनों को एक दूसरे में विलीन करते हैं तो प्राप्त होता है बिलियन। ठीक है ना। अब हम इन बिलियन के अंतर्गत हम मोल प्रभाज का अध्ययन कर रहे हैं। इस बिलियन में दो घटक हैं, एक विलेय है और एक विलायक। बिलियन में उपस्थित किसी घटक मतलब चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक, बिलियन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटक हैं कौन? विलेय और विलायक। सभी घटक के अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाज कहेंगे। जैसे हमने विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी और अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। जैसे यहाँ पर देखते हैं, बिलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटक के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है। इस नोट्स को आप बनाते रहेंगे, जैसे जैसे लिखा है उसी तरह से आप लिखते रहेंगे। देखें, कह रहा है कि बिलियन के किसी घटक मतलब कि दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। किसी घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटक मतलब विलेय और विलायक, सभी घटक के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। यदि किसी द्विअंगी बिलियन में विलेय के स्मॉल n मोल और विलायक के कैपिटल N मोल उपस्थित हैं तो विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। द्विअंगी बिलियन मतलब कि दो कंपोनेंट से बना हुआ बिलियन। यदि किसी द्विअंगी बिलियन में विलेय के स्मॉल n मोल और विलायक के कैपिटल N मोल उपस्थित हैं तो बिलियन में अब हम एक घटक का मोल प्रभाज निकालेंगे। हमने कहा
कि विलयन में उपस्थित किसी घटक। अब यहाँ पर हम विलेय का मूल प्रभाव निकाल रहे हैं। जैसे देखेंगे ए विलयन है, विलयन को बनाने में विलेय और विलायक, जब विलेय को विलायक में विलीन करते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे विलयन कहते हैं। अब इस विलयन में किसी घटक, हम एक घटक को ले रहे हैं उसको विलेय, हम विलेय को ले रहे हैं, ठीक है ना। विलेय का मूल प्रभाव निकाल रहे हैं, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मूलों की संख्या। तो विलेय का मूल प्रभाव निकाल रहे हैं, तो विलेय का मूल प्रभाव बराबर विलेय के मूलों की संख्या, जिसका मूल प्रभाव निकालेंगे उसके मूलों की संख्या ऊपर रहेगी। और इस विलयन में उपस्थित सभी घटक हैं कौन? विलेय और विलायक, यही दो घटक हैं जिनसे ए विलयन बना हुआ है, ठीक है ना। विलयन में उपस्थित सभी घटक विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। तो विलेय का मूल प्रभाव बराबर हो जाएगा विलेय के मूलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि विलेय का मूल प्रभाव यदि निकालना है तो विलेय के मूलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी और विलायक के मूलों की संख्या, मतलब कि दोनों के मूलों की संख्या से जिस घटक का मूल प्रभाव निकालना है उसके मूलों की संख्या को डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन है क्या? विलेय के मूलों की संख्या। कैपिटल एन क्या है? विलायक के मूलों की संख्या, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम विलायक का मूल प्रभाव निकालेंगे। तो विलायक का मूल प्रभाव बराबर विलायक के मूलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। अब यहाँ पर हम किसका मूल प्रभाव निकाल रहे हैं? विलायक का। तो विलायक का मूल प्रभाव बराबर विलायक के मूलों की संख्या, जिसका मूल प्रभाव निकालेंगे उसके मूलों की संख्या ऊपर रहेगी और उस विलयन में जो दोनों कंपोनेंट हैं उसके दोनों कंपोनेंट के मूलों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। दोनों कंपोनेंट हैं कौन? विलेय और विलायक। तो कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन कैपिटल एन मतलब विलायक के मूलों की संख्या, स्मॉल एन विलेय के मूलों की संख्या, ठीक है ना। हम जानते हैं कि मूलों की संख्या बराबर होता है, किसी पदार्थ के मूलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार अपान पदार्थ का अणुभार, चाहे वो पदार्थ विलेय हो चाहे वो पदार्थ विलायक हो, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा है किसी पदार्थ के मूलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार अपान पदार्थ का अणुभार। यदि हमको किसी पदार्थ के मूलों की संख्या निकालना है तो उसके भार में उसके अणुभार से डिवाइड कर देंगे, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम। अब वो डिपेंड करेगा कि वो विलेय के मूलों की संख्या निकाल रहे हैं कि विलायक के मूलों की संख्या निकाल रहे हैं। जिसके मूलों की संख्या निकालेंगे उसके भार में उसके अणुभार से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वह उस पदार्थ के मूलों की संख्या होगी। और जब हम मूलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे तभी हम मूल प्रभाव विलेय या विलायक का निकाल सकते हैं, क्योंकि जब विलायक का मूल प्रभाव निकालेंगे तो विलायक के मूलों की संख्या निकालना पड़ेगा। विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या दोनों को जोड़ के विलायक के मूलों की संख्या में डिवाइड कर देंगे तो हमको विलायक का मूल प्रभाव ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। तो मूलों की संख्या बराबर आप जानते हैं कि पदार्थ का भार अपान पदार्थ का अणुभार होता है। किसी पदार्थ के मूलों की संख्या यदि हमको ज्ञात करना है तो उसके भार में उसके अणुभार से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसके आगे और भी हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, हाँ अब यहाँ पर विलेय का मूल प्रभाव बराबर स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, मतलब कि स्मॉल एन विलेय के मूलों की संख्या और कैपिटल एन विलायक के मूलों की संख्या और स्मॉल एन विलेय के मूलों की संख्या। स्मॉल एन बराबर अभी हमने बताया कि पदार्थ का भार अपान पदार्थ का अणुभार। किसी पदार्थ के मूलों की संख्या निकालना है तो भार अपान अणुभार होता है। तो स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, स्मॉल एन के स्थान पे स्मॉल एन के स्थान पे स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम और कैपिटल एन के स्थान पे कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम, मतलब कि विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार। उसी प्रकार से विलायक का मूल प्रभाव बराबर कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन,
मतलब विलायक के मूलक संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मूलक संख्या। अब इसके स्थान पे कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विलायक का भार अपान विलायक का अनुभार और स्मॉल एन के स्थान पर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम हो जाएगा, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर होता है भार अपान अणुभार। तो स्मॉल मतलब कि विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, और ये क्या होगा? विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार। ठीक है ना? ये हमने और विस्तृत कर दिया है। तो आप मोलों की संख्या ज्ञात करके विलेय और विलायक का मोल प्रभाव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? एक सवाल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। लिखा है कि यूरिया के 6% जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। यूरिया के 6% जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। यूरिया का जो अनुभार होता है NH2CO NH2 यूरिया का अणुसूत्र, इसका अनुभार आप निकालेंगे तो 60 आएगा। नाइट्रोजन का 14 होगा, हाइड्रोजन का 2 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन की 2 परमाणु हैं तो +2 होगा। एक गुणे, क्योंकि हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है लेकिन इसके परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, तो 1 गुणे 2 मतलब 2 होगा। मतलब कि यहाँ पर आप इस तरह से देखें, जो लोग नहीं निकाल पाएंगे, नाइट्रोजन का 14 होगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, नाइट्रोजन का पुनः 14 और हाइड्रोजन का 2, ये सभी जोड़ेंगे तो आपको आएगा 60। ये क्या है? यूरिया का अणुभार है। यूरिया के मोलों की संख्या बराबर होता है यूरिया का भार अपान अणुभार। आप जानते हैं कि पीछे हमने बताया था, यदि किसी पदार्थ का हम विलयन लेते हैं, जितने प्रतिशत का वो विलयन होगा उसका मतलब उतना भार उस पदार्थ का है। लिखा कि यूरिया के 6% जलीय विलयन। हमने आपको नॉर्मलता, मोलरता इन सभी केस में बताया था कि इसका तात्पर्य यह होगा कि जो विलयन बनता है वो विलयन हमेशा जल में बनता है। यदि इस प्रकार से लिखा है 6%, मतलब कि वो जो मान है वो 100 में है और जितना % उस पदार्थ का है, इसका मतलब उतना ग्राम उस पदार्थ का होगा। तो यूरिया का 6% है, इसका मतलब कि इसमें यूरिया की मात्रा 6 ग्राम है और जो 100 में शेष बचेगा 94 ग्राम वो जल होगा, क्योंकि जलीय विलयन हमेशा जल में बनेगा यहाँ पर। तो जितना % रहेगा जिस पदार्थ का, वो परसेंटेज उस पदार्थ का होता है। तो यूरिया का 6% है, इसका मतलब यूरिया का भार कितना है? 6 है। हमने पिछले क्लास में आपको बताया है नॉर्मलता, मोलरता इन सभी में इसका मतलब क्या होता है। तो यूरिया के मोलों की संख्या बराबर, तो यूरिया का भार हमको मालूम है 6 ग्राम और यूरिया का अनुभार कितना? 60, डिवाइड करेंगे 0.10 आएगा। अब हम जल के मोल प्रभाव निकालेंगे, जल के मोलों की संख्या, नहीं जल का मोलों की संख्या निकालेंगे। तो जल के मोलों की संख्या बराबर, हमने कहा कि 6% का मतलब यह है कि जिस पदार्थ का 6% होगा यूरिया का है, तो 6 ग्राम यूरिया का होगा और जो 94 ग्राम बचेगा 94% वो किसका होगा? जल का होगा। तो इसमें जो ये विलयन बना है, इस विलयन में 6 ग्राम तो यूरिया है और जो शेष बचा है, परसेंटेज मतलब 100 होता है, जो शेष बचा है वो किसकी मात्रा है? जल की है। ठीक है ना? तो जल के जब मोलों की संख्या हम निकालेंगे तो जल का भार कितना है? 94, अणुभार कितना होता है? 18। EH2O आप जानते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 16, 16 2 18, डिवाइड कर देंगे 5 पॉइंट कितना आएगा? 22। ठीक है ना? अब हमको मोल प्रभाव किसका निकालना है? यूरिया का मोल प्रभाव निकालना है। तो जब यूरिया का मोल प्रभाव निकालना है तो यूरिया के मोलों की संख्या ऊपर रख देंगे, तो यूरिया की मोलों की संख्या कितनी आई है? 0.10 आया है। और सभी घटक के मोलों की संख्या, सभी घटक हैं कौन? यूरिया है और जल है। तो यूरिया के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या दोनों को जोड़ के यूरिया के मोलों की संख्या में से यूरिया के मोलों की संख्या में डिवाइड कर देंगे, तो जोड़ेंगे तो आएगा 5.32 आएगा और 0.10 इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0188 आएगा। ये क्या आया? ये यूरिया का मोल प्रभाव आया। इसी प्रकार से आप जल का मोल प्रभाव निकाल सकते थे।
कि जल का मोल प्रभाव बराबर जल के मोलों की संख्या क्या आई है 5.22, इसको ऊपर कर देंगे और इसी 0.10 और प्लस 5.22 से डिवाइड कर देंगे तो जल का मोल प्रभाव आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इनका मोल प्रभाव निकाल सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ सवाल आपको दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, आप लोग लगाइएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे ऑनलाइन संपर्क करें। देखें, लिखा है 46 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 36 ग्राम जल के विलयन में एथिल एल्कोहल और जल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। कुछ नहीं है, यहाँ पर 36 ग्राम जल है, मतलब कि जल विलेय है, और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल ये विलायक है। दोनों को मोलक संख्या निकाल लेंगे और मोलक संख्या निकालने के बाद जल और एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव ज्ञात कर लेंगे। दूसरा सवाल है 94 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, कास्टिक सोडा के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। ये भी आसान ही है। 94 ग्राम जल है तो मतलब जल यहाँ विलायक होगा, 4 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH, तो 4 ग्राम विलेय कास्टिक सोडा है। हम जल का मोलों की संख्या और कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या निकाल के कास्टिक सोडा के मोल प्रभाव की गणना कर लेंगे। ठीक है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग ये आसानी से लगा डालेंगे। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, किसी कोई भी समस्या हो तो ये दोनों सवाल आप लोग अपने कॉपी में लगा डालिएगा और किसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है ना। ऑनलाइन आज का क्लास, इसके पीछे जो हमने पढ़ाया है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वह यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ लीजिएगा। पिछले जो पार्ट पढ़ाए गए हैं विलयन के बारे में, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मतलब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी को पढ़ाया गया। सभी पार्ट वाइज यूट्यूब पर हैं और आप आसानी से उसको पढ़ लीजिएगा। और ये जिस प्रकार से नोट्स बना है उसी प्रकार से आप बनाते रहिएगा। हमने जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से लिखें इसी प्रकार से आप नोट्स बनाते रहेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके, आसानी से स्क्रीनशॉट लेके और आप नोट्स अपना बनाते रहेंगे। ठीक है ना। और ये सवाल जो दिए गए हैं दोनों सवाल लगा डालिएगा। अब ऑनलाइन क्लास लगातार चलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आसानी से आप तक वीडियो पहुंचता रहेगा और आप निरंतर कंटिन्यू पढ़ते रहिए। कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करें, KNIC के स्टूडेंट। ठीक है ना। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।